सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। 10 न्यूज़ और गजानन माली जी लगातार समाज तक सूचनाएं आदान प्रदान के लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते रहे हैं और कोविड के दौरान लॉकडाउन में भी पूरी तत्परता के साथ विभिन्न हस्तियों को वो लाते रहे हैं। मैं इसके लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए, क्राइम की प्रोफाइल ऑलरेडी डिजिटल होती जा रही है और उसके कई कारण हैं, क्योंकि सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो टैक्स से संबंधित हो, चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो, वो भी सब अब डिजिटल वर्ल्ड में काम कर रही हैं। तो निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहे हैं और जो अपराधी हैं उनकी प्रोफाइल यंगर होती जा रही है, एज कम होती जा रही है, वो पढ़े लिखे हैं और साइबर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो छुपे हुए हैं। उनको फिजिकल असॉल्ट का खतरा भी कम है और आजकल तो सड़कों पर पुलिस ज्यादा है और पब्लिक कम है, इसलिए क्राइम करके निकलना संभव नहीं है। पहली बात तो क्राइम करने के लिए महिलाएं हैं नहीं कि आप जीन्स मैचिंग करें, और दूसरा अगर आप निकले तो और कुछ नहीं तो पुलिस यही पूछेगी कि भाई पास कहाँ है, लॉकडाउन में कहाँ जा रहे हो। इसलिए साइबर क्षेत्र में इस समय क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक सामाजिक प्रकार के साइबर क्राइम और दूसरे आर्थिक प्रकार के सामाजिक क्राइम। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब ने भी मेंशन किया कि फेसबुक या जो दूसरे सोशल मीडिया हैं उस पर तरह तरह की फेक आईडीज बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है और उससे बड़े बड़े अपराध, अगेन इस प्रकार की आईडीज बनाकर सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं। तो जब किसी व्यक्ति की, महिला की, पुरुष की नकली आईडी फेसबुक इत्यादि पर बना ली जाती है, तो बहुत सारे लोग ये समझकर कि ये उसकी आईडी है, उसकी फेस फ्रेंड लिस्ट में जुड़ जाते हैं। कई बार अपराधी अदरवाइज भी उनकी ईमेल आईडी या फोन नंबर्स के माध्यम से उनके जान पहचान वालों को उस लिस्ट में जोड़ लेते हैं और फिर उनको सामाजिक और आर्थिक प्रकार के मैसेज भेजकर पेमेंट भेजने के लिए कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ऐसे मैसेज आते हैं कि मैं विदेश यात्रा पर हूँ, अचानक मेरा पासपोर्ट खो गया है और मैं फोन करने की स्थिति में नहीं हूँ, आप भी मुझसे फोन पर संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो मुझे तुरंत $500 की मदद इस अकाउंट में करें। अब चूंकि वो आपके नियर एंड डियर की आईडी है तो आपको ऐसा लगेगा कि सबसे पहले हमें उनकी मदद करनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा जो मेरा एक दोस्त के साथ हुआ है, एग्जैक्टली जो आप बता रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं, जो मेरे पास घटनाएं आती रहती हैं, मैं उन्हीं का वर्णन बता रहा हूँ, मैं कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में कई बार के अपराध हो जा रहे हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के जो फोटोग्राफ्स पब्लिकली अवेलेबल होते हैं, खासतौर पे महिलाओं के, बच्चों के, उसमें छेड़छाड़ करके वस्त्रों को इधर उधर करके भी उनका प्रदर्शन सोशल मीडिया पे किया जाता है और नेम और शेम किया जाता है। तो इस प्रकार के मामले भी आ रहे हैं। दूसरा एक और मामला आ रहा है जिसको हम लोग रिवेंज पॉर्न के नाम से भी जानते हैं, जिसमें महिला पुरुष जब अच्छे संबंध होते हैं तो अपने अंतरंग चित्रों को और वीडियोस को शेयर करते हैं और बाद में संबंध बिगड़ जाने पर ऐसे चित्रों को और ऐसे वीडियोस को जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से डाल दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मामले सिर्फ शहरों में हो रहे हैं, उत्तराखंड दूर दराज के गाँव में भी ऐसे मामले हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोग स्वयं अपने बारे में फेसबुक इत्यादि पर लिखते रहते हैं कि हम पार्टी में जा रहे हैं, हम घूमने जा रहे हैं, आज घर पर नहीं है, पूरा परिवार जा रहा है। तो कई बार अपराधियों को ये सूचना मिल जाती है कि घर खाली है और वो आके घर पर चोरी इत्यादि टाइप के दूसरे अपराध कर डालते हैं। तो जहां तक निजता का सवाल है, कहीं ना कहीं हमें सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम अपनी पर्सनल जानकारी, निजी जानकारी फेसबुक इत्यादि सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक ना करें, क्योंकि जो हमारी फ्रेंड लिस्ट है उसमें जो 2, 3, 5 हजार लोग जुड़े हुए हैं वो सारे वेरीफाइड फ्रेंड्स नहीं है। और फेसबुक या दूसरे सोशल मीडिया का आइडिया भी यही है कि हम उन लोगों तक पहुंचे जिनको हम अदरवाइज फिजिकल वर्ल्ड में नहीं जानते हैं, जिन तक पहुंचना संभव नहीं है। लेकिन हमें खुद ये सावधानी रखनी होगी कि हम अपनी अंतरंग जानकारी, निजी जानकारी
आर्थिक जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स वगैरह पब्लिक जो हमारी प्रोफाइल है, जो हमारा पेज है, उस पर शेयर ना करें ताकि वो गलत हाथों में ना पड़े। दूसरे तरह के क्राइम जो बहुत कॉमन हो रहे हैं वो सीधे-सीधे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए हैं। जहाँ पर कोई फ़ोन आता है या कोई मैसेज आता है जिसमें ऐसा बताया जाता है कि आपका डेबिट कार्ड कंप्रोमाइज़ हो गया है और वो बंद होने वाला है। तो आप तुरंत किसी लिंक पर क्लिक करें, अपनी निजी जानकारी दें, वेरीफ़ाई करें और ऐसा दावा किया जाता है कि जो कॉलर हैं वो बैंक से बोल रहे हैं। उसके बाद वो सिक्योरिटी कोड के बहाने से जो ओटीपी आपके फ़ोन पर आ रहा है उसको भी ले लेते हैं और फिर आपके अकाउंट से डेबिट ट्रांज़ैक्शंस हो जाते हैं। देखिए, इसमें जो सावधानी बरतने की बात है, वो बिल्कुल एक बात ध्यान रखने की है कि कोई भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेटीएम इत्यादि कभी भी फ़ोन पर किसी भी ग्राहक से किसी भी प्रकार का कोड नहीं माँगते हैं। ये एक अक्षय सत्य है, इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर हम सभी लोग इसको गाँठ बाँध लें, चाहे वो पढ़े-लिखे लोग हैं, क्वालिफ़ाइड लोग हैं या बगैर पढ़े-लिखे लोग हैं, तो बहुत हद तक इससे बचा जा सकता है। दूसरे प्रकार के जो ज़्यादा फ्रॉड सामने आ रहे हैं, वो डेबिट कार्ड क्लोनिंग, एटीएम कार्ड क्लोनिंग के आ रहे हैं। उसमें होता ये है कि जो आपका डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, जब आप उसको किसी एटीएम पर यूज़ करते हैं और जो एटीएम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उसमें कार्ड जहाँ पर इंसर्ट करते हैं वहाँ पर एक डेटा कैप्चर डिवाइस पहले से लगी होती है और एक पिन होल कैमरा लगा होता है, जो आपके कार्ड की डिटेल्स चोरी कर लेता है और जब आप अपना पिन एंटर करते हैं तो उस कैमरे के माध्यम से पिन भी चली जाती है और बाद में इन कार्ड की डिटेल से नकली कार्ड बनाकर किसी दूसरे एटीएम से या वेबसाइट के माध्यम से आपके अकाउंट से पैसे विथड्रॉ किए जाते हैं, डेबिट किए जाते हैं। इससे बचने के 2-3 सरल उपाय हम लोग अगर लगाएँ तो काफ़ी हद तक इससे बच सकते हैं। नंबर 1 जिन एटीएम्स पे गार्ड इत्यादि ना हो, वहाँ पर इस्तेमाल करने से बचें। दूसरी बात अगर ऐसे में इस्तेमाल करना ज़रूरी हो जाए, तो उस एटीएम में जाएँ और जहाँ पर कार्ड का स्लॉट होता है उसको बहुत हल्के से हिलाएँ। अगर वो ऊपर से कोई डिवाइस लगी है जिससे डेटा कैप्चर किया जाना है, तो वो शायद बाहर आ जाएगी। तीसरी चीज़ जो एक बहुत ही इंजीनियस मेथड है कि जब भी आप पिन एंटर करें, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो पिन नंबर है वो उस कैमरे में जो कि वहाँ पर एक पिन होल कैमरा लगा होता है उसमें नहीं एंटर होगा। ऐसे में अपराधी अगर आपके कार्ड का क्लोन या डुप्लीकेट बना भी लेंगे तब भी वो अकाउंट से पैसे बिना पिन कोड के नहीं होने से विथड्रॉ नहीं करेंगे। चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप पेट्रोल पंप्स या रेस्तरां जब जहाँ पर जाते हैं तो कार्ड को इस्तेमाल करते समय पिन को बिल्कुल भी अटेंडेंट को ना बताएं और अटेंडेंट के सामने अगर आपको पिन एंटर करनी पड़ती है ट्रांजैक्शन के लिए तो जैसे मैंने बताया एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रख के इस तरह से पिन एंटर करें कि वो अटेंडेंट उसको ना देख पाए या उन्होंने कोई छुपा हुआ कैमरा अगर वहां पे लगा रखा है तो उसमें आपकी पिन एंटर ना हो। ऐसे कई बड़े गैंग का पर्दाफाश यूपी पुलिस और दूसरी पुलिस के लोगों ने किया है जहां पर पूरे के पूरे होटल के वेटर्स और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग इसमें शामिल हैं, ये एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब लॉकडाउन खुलेगा तो होटल में खाना खाने नहीं जाएंगे या खाना खाने के बाद पेमेंट करने से मना कर देंगे कि हमारा कार्ड चोरी हो सकता है। ये कोई बहाना नहीं है पेमेंट नहीं करने का या आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पेट्रोल पंप पे नहीं करेंगे। कुछ जगह मगर ऐसे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम करते हुए पाए गए हैं। तो अब ये तो पता करना मुश्किल है कि वो गैंग कहाँ पर है। तो सावधानी ही बचाओ, जो कि सबसे बड़ा मूल मंत्र है साइबर अपराधों से बचने का या किसी भी प्रकार की समस्याओं से बचने का। कोविड में भी यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और सभी डॉक्टर्स बार-बार हमको ये सलाह दे रहे हैं कि सावधानी ही बचाव है और जो इंस्ट्रक्शन सरकार की तरफ से और कोविड वॉरियर्स की तरफ से दिए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, उसका पालन करने से ही हमारा कोविड से बचाव है। तो इसी प्रकार से अ, अगर हम साइबर अपराधों की बात करें, तो जो सिंपल इंस्ट्रक्शंस आपको समय-समय पर बैंक्स के माध्यम से
पुलिस के माध्यम से और साइबर एक्सपर्ट्स के माध्यम से बताए जा रहे हैं, उसको अगर हम पालन करें तो हम ज़्यादातर साइबर अपराधों से बच सकते हैं। तो कभी भी हम अटेंडेंट्स को अपना पिन ना बताएं। अटेंडेंट्स के सामने जब पिन हमें अगर एंटर करना पड़ता है पेमेंट करने के लिए, तो उसके ऊपर एक हाथ के, और उसमें शर्माए नहीं, उसमें ये ना सोचे कि सामने वाले लोग हमें ऐसा करते हुए देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुंह पर कपड़ा बांध कर ही बाजार में निकले, मास्क लगाएं, और उसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। ये तो स्वयं को सुरक्षित करने और दूसरों को सुरक्षित करने वाली बात है। लाइफ और डेथ का मैटर है, क्योंकि अगर आपके अकाउंट से वो महत्वपूर्ण रुपए निकल गए जिनको आप अस्पताल में अपने नियर एंड डियर वंस को इलाज करने के लिए इस्तेमाल करने वाले थे, बच्चों को स्कूल की फीस में इस्तेमाल करने वाले थे, घर को मकान को बनाने वाले थे ताकि बरसात में उसको टपकने से बचाएं, तो ये एक बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आप को इन साइबर अपराधियों से समय समय पर बचाएं। और ऐसा नहीं है कि हमारी पुलिस इसमें एक्टिव नहीं है, वो भी समय-समय पर ऐसे अपराधी गिरोहों का पर्दाफाश करते रहते हैं। लेकिन अनुज जी, मैं जस्ट इंटरप्ट। रजत जी आ गए क्या? मयंक जी, has Rajat ji joined us? Has Rajat Misra ji joined us? रजत मिश्रा जी शो पे आए हैं क्या? सर वो ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी है, जैसे ही ज्वाइन करेंगे वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। सॉरी अनुज जी, प्लीज कैरी ऑन। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। तो साइबर अपराधों से बचने के लिए जिसको हम लोग कहते हैं साइबर हाइजीन या बेसिक एटिकेट्स, अगर हम उनका पालन करते हैं तभी हम इन अपराधों से बच पाएंगे। इसको हम बिल्कुल इस तरह से समझ सकते हैं कि जब जब हम कोई कार या स्कूटर खरीदते हैं तो हमें एक प्रकार का लाइसेंस लेना होता है, और उस लाइसेंस से पहले ये टेस्ट किया जाता है कि जो कार या स्कूटर से संबंधित नियम है, सड़क पे चलने की एटिकेट्स हैं, जो जगह जगह पर सिग्नल बने हुए होते हैं, क्या हम उन्हें पहचानते हैं। इसी प्रकार से जब हम इंटरनेट पर सोशल मीडिया और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें बेसिक एटिकेट्स को समझना चाहिए, और तभी हमें इस प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज हम दिक्कत में पड़ सकते हैं, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब वो कौन से हाइजीन या एटिकेट्स हैं जिसको हम जरूर फॉलो करें, मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा। उसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बता पाऊं और आप अगर समझे ध्यान दें, जिससे काफी हद तक आप बच सकते हैं। नंबर वन, आप जब भी अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करें तो उस कंप्यूटर या मोबाइल को पहले सुरक्षित करें। एक एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर खरीदें। जो फ्री वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं वो कामयाब नहीं है। अगर आपने 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का लैपटॉप खरीद लिया है, अगर आपने 15-20 हजार रुपए का अच्छा फोन खरीद लिया है, तो मुझे लगता है 500-700 रुपए का एक अच्छा एनुअल सब्सक्रिप्शन किसी एंटीवायरस जेन्युइन सॉफ्टवेयर में डालना वर्थ है। क्योंकि अगर किसी प्रकार से अपराधियों ने आपके फोन को कंट्रोल कर लिया, कंप्यूटर को कंट्रोल कर लिया, तो 25-50 हजार, 1 लाख रुपए की चपत यूं ही लग जाएगी। उसके बाद कभी भी पब्लिक कंप्यूटर या पब्लिक फोन, यानी जो आपका नहीं है, उससे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना करें। तीसरी चीज, फ्री वाईफाई का इस्तेमाल फाइनेंशियल या निजी ट्रांजैक्शंस को करते समय ना करें। उसके दो कारण होते हैं कि अक्सर ये जो वाईफाई होते हैं, जो फ्री वाईफाई होते हैं, वो सुरक्षित नहीं होते हैं, और डेटा उन पर एन्क्रिप्टेड ना जाकर उन पर डेटा सामान्य भाषा में जाता है, और अगर कोई साइबर अपराधी आपके आसपास है तो वो भी उस वाईफाई से चूंकि कनेक्टेड है, तो आपके डेटा को वो पढ़ सकता है, उसको इस्तेमाल कर सकता है। उसको हम लोग मैन इन द मिडिल अटैक कहते हैं। दूसरी बात, जो अपराधी होते हैं, मान लीजिए स्टेशन पर आपने नई दिल्ली स्टेशन पर किसी फ्री वाईफाई को इस्तेमाल किया, तो आजकल तो आप अपने फोन से भी एक हॉटस्पॉट बना सकते हैं। तो कोई अपराधी जो आपके पास में खड़ा है, वो एक नई दिल्ली 1 ND1 ऐसे किसी नाम से एक फ्री वाईफाई आपको दे सकता है, और आप जाने अनजाने उसी के हॉटस्पॉट में चले जाएंगे और उसको ज्वाइन कर जाएंगे। उस स्थिति में भी आपका डेटा अपराधी के पास पहुंच सकता है और चोरी हो सकता है। तो फ्री वाईफाई से निजी डाटा के ट्रांजैक्शंस ना करें। ईमेल, जो निजी ईमेल है,
या पेटीएम है या बैंक के ट्रांजैक्शन है, उससे बचें। चौथी चीज, जब आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वेब पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो पासवर्ड और अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की डिटेल्स को सेव करने से बचें, क्योंकि जब आप इस तरह की डिटेल अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं या मोबाइल में सेव करते हैं तो वो प्लेन वर्ड्स में आपका जो ब्राउजर है उसमें सेव हो जाती है। आजकल जो सबसे बड़ा एक चल रहा है अपराधियों का कार्यक्रम, साइबर अपराधियों का, उसको हम लोग क्रेडेंशियल स्टफिंग कहते हैं। उसमें जो साइबर अपराधी हैं वो आपके फोन से या कंप्यूटर से जो आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स हैं उसको चुरा कर इकट्ठा करके और डार्कनेट के माध्यम से बेच रहे हैं। जैसे अभी हाल में ही आया कि 5 लाख यूजर जूम ऐप से उठा के और वो डार्कनेट पे बेचे जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, उदाहरण के तौर पे अगर नोएडा के प्लेटिनम कार्ड होल्डर्स का डेटा आपको चाहिए तो डार्कनेट पे ये कुछ पेमेंट देके उपलब्ध हो जाता है। तो अगर आप अपने यूजर नेम, पासवर्ड, डेबिट कार्ड ऐसी डिटेल्स को सेव कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो कोई अपराधी उसको चुरा कर और उसको डार्कनेट इत्यादि के माध्यम से बेचकर या स्वयं उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बड़ा आवश्यक है। थोड़ा इसमें कष्ट तो हो सकता है कि आपको बार-बार अपना पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर एंटर करना पड़ता है, लेकिन ये आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, सावधानी बरतना ही होगी, वरना एक बार ये चोरी हो जाएगा और अपराधी अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपके अकाउंट से रकम डेबिट हो जाएगी और उसके बाद इधर-उधर के आप चक्कर लगाएंगे और अपनी किस्मत को कोसेंगे। उससे अच्छा है कि आप बचें अपने आप से। थैंक यू अनुज जी। मयंक पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मयंक पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे कुछ कहना नहीं था, थोड़ा सा और मैं अनुज जी से जानना चाहूंगा। जैसे इन्होंने कैटेगराइज किया कि साइबर क्राइम जो है वो सोशल भी है और इकोनॉमिक भी है। सोशल में अभी एक चीज मतलब स्पेशल एम्फेसिस चाहूंगा कि थोड़ा सा इस पे फोकस करें कि अभी इस लॉकडाउन में क्या कुछ नए तरीके का साइबर क्राइम सामने आया है। जैसे अभी दिल्ली की एक घटना आई कि एक 13 साल का बालक, उसने ये फोटो एक शेयर करने वाली साइट है इंस्टाग्राम, उस पे एक ग्रुप बना के और बहुत सारे फोन मैसेजेस और बहुत वायरल हुआ वो। तो क्या ऐसी कोई समस्या सामने आई है जिसमें ये समझ में आया हो कि लोग घरों में बैठे हैं, खाली हैं, इसलिए साइबर फील्ड में कुछ वो क्राइम कर रहे हैं? थैंक यू मयंक जी, आपने अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल सही बात है कि लोगों के पास समय भी है और जैसा कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो पेशेवर अपराधी भी हैं वो साइबर वर्ल्ड की तरफ मुड़ चुके हैं और जो बालक जिसे हम लोग कह रहे हैं, हालांकि वो बालक अब बिल्कुल नहीं है, वो काफी समझदार हो चुके हैं, वो भी खेल में या खाली होने की वजह से या ये मौका देखकर कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं कुछ नया करने की, ये वॉइस लॉकर या इस तरह के कई सेक्सुअल एक्टिविटी के ग्रुप बनाए गए हैं। ये पहले भी होता रहा है, मुझे लगता है इस समय शायद थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि लोग घरों में हैं और स्कूलों की चूंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो इसलिए बच्चों को लैपटॉप और फोन का एक्सेस बढ़ गया है। पहले कहीं ना कहीं माता पिता या तो उनको एक्सेस नहीं देते थे या उसको बहुत ही लिमिटेड एक्सेस देते थे, बट अब चूंकि स्कूल के क्लासेस भी ऑनलाइन हो रहे हैं तो बच्चों को एक्सेस बढ़ गया है, फ्री एक्सेस हो गया है। 3-4-5 घंटे की क्लास के बीच में अगर वो क्लास को बंक करके ऑनलाइन इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं तो शायद माता पिता को ज्यादा पता भी नहीं चल रहा है। तो ये एक कारण भी हो सकता है इसका कि उनकी एक्सेस बहुत बड़ी है और इस एक्सेस का कुछ लोग उसमें से गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कोविड की सिचुएशन में एक जो दूसरी चीज सामने आई है कि वो कोविड की सहायता मांगने या देने के नाम पर काफी लोग एक्टिव हो गए हैं और वो अपने आप को या तो डिस्ट्रेस बता रहे हैं या वो अपने आप को किसी एनजीओ से जुड़ा हुआ और आपको मदद देने का वादा करते हुए आपकी निजी जानकारी जैसे बैंक अकाउंट वगैरह ले रहे हैं
और बाद में वो ये बताते हैं कि हाँ, हम आपको पेमेंट भेजने वाले हैं, और वो एक्चुअली पेमेंट ले लेते हैं। कोविड के मामले में प्रधानमंत्री जी ने एक पीएम केयर्स फंड, जिसमें लोग छोटे-छोटे कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। ये तो देशवासी सभी, कोई 11 रुपए का कंट्रीब्यूशन भी देना चाहता है, कोई 251 का भी देना चाहता है, बड़े-बड़े लोग करोड़ों में भी दे रहे हैं। तो उसके भी कुछ फर्जी यूपीआई हैंडल्स या फर्जी बैंक अकाउंट लोगों ने खोल दिए हैं, और उसके माध्यम से लोगों को ड्यूप कर रहे हैं। सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप के माध्यम से तमाम मैसेज उधर घूम रहे हैं, ईमेल पे, और कुछ लोगों ने फर्जी साइट भी बना दी है जो कि पीएम केयर्स फंड से मिलती-जुलती हैं। तो वो भी एक माध्यम देखने में आया है कि इस लॉकडाउन के दौरान उसका भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों को बेवकूफ बना के लाखों रुपए की हेरा-फेरी पीएम केयर्स फंड के नाम से करी जा रही है। एक जो चीज़ और मैं अगर बच्चों के बात में बताऊँ, तो उनके ऐसे ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जहाँ पर अश्लील फोटो के अलावा ड्रग्स इत्यादि का एक्सचेंज की बात भी करी जा रही है, और उसके नाम पर भी, चूंकि अभी जो लोग ड्रग्स लेते देते हैं उसकी सप्लाई बिल्कुल बंद है। जैसा कि मैंने बताया, सड़कों पर भीड़ नहीं है, पुलिस की प्रेजेंस ज्यादा है, लॉकडाउन है, तो किसी भी प्रकार का कुरियर इत्यादि नहीं चल रहा है। तो ऐसे भी काफी ग्रुप्स बनाए जा रहे हैं जो कि ड्रग्स और अल्कोहल की डिलीवरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं, जिसमें अवयस्क और वयस्क दोनों ही शामिल हैं। तो ये भी एक चीज बहुत बड़ी मात्रा में शामिल है। क्या इसमें अनुज जी आजकल इसमें लॉकडाउन में कोई हेट कैंपेन या फेक न्यूज का भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है? बहुत अच्छा सवाल ब्रिगेडियर साहब आपने पूछा है। और चूंकि लोग ज्यादा से ज्यादा एक तो इंटरनेट पर एक्टिव हैं, लॉकडाउन है, घरों में हैं, और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए वो टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के अलावा सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक वगैरह का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हेट न्यूज कैंपेन चल रहे हैं। फेक न्यूज मुझे लगता है कई 100% बढ़ी है। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स एक्टिव हो गए हैं जो जाति, धर्म, और कुछ लोग कोविड के क्योर के नाम पर, और कुछ लोग चीजों की, एसेंशियल्स की सप्लाई के नाम पर ऐसे ग्रुप्स बनाकर काम कर रहे हैं। और मैं सभी लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार के हेट कैंपेन में आप अगर अपना योगदान उसमें शामिल होकर देते हैं, चाहे वो आपने ना शुरू किया हो, अगर आप फॉरवर्ड करते हैं, तो भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई धारा 153 ए, 295 ए और दूसरी धाराओं के तहत हो सकती है। कोई भी व्यक्ति अगर ये समझ रहा है कि वो एनोनिमस हैंडल यूज कर रहा है, मतलब वो अपना नाम असली नहीं दे रहा है, अपनी निजी जानकारी, अपना निजी फोन नंबर, अपना सही एड्रेस नहीं दे रहा है, अपना नंबर पाकिस्तानी या दूसरे देशों का दिखा रहा है, तो वो इस मुगालते से बाहर आए। ऐसी तकनीकी अवेलेबल है कि उसका सही पता लगाया जा सकता है, और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें ऐसे लोग जो कि गलत सूचनाएं, गलत तरह के वीडियो या फोटो, या लोगों को भड़काने के लिए, जैसे गलत तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन और इस टाइप की कई चीजें लोग प्रवोक करने के लिए भी कर रहे हैं। तो ऐसे सभी लोगों को आगाह होना चाहिए, जनता को उनको डिस्करेज करना चाहिए, ऐसी चीजें बार बार रीट्वीट या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग जो ऐसे फोटो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उसको ज्यादातर लोगों को पकड़ा जा चुका है, बहुत तत्परता के साथ गिरफ्तारी हो रही है। तो ये बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोग भी अब इस पे ध्यान दे रहे हैं और उनको देना चाहिए। हाँ, एक सवाल और आपसे कि जैसे अभी किसी को मालूम हो कि मेरा अकाउंट हैक हो रहा है या मेरा बैंक फ्रॉड हो रहा है या किसी की अश्लील तस्वीरें मॉर्फ करके दी जा रही हैं, उसको क्या करना चाहिए एकदम उसको रोकने के लिए? देखिए, अगर आपका सोशल मीडिया पे कोई फेक अकाउंट है या ऐसे कोई अकाउंट है जो आपकी मॉर्फ करी हुई तस्वीरों को, वीडियो को सोशल कर रहा है, तो एक तो आप उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, चाहे वो फेसबुक हो या ट्विटर को, इमीडिएटली इन्फॉर्म करें कि ये जो हैंडल है वो इस तरह की गलत
एंटी सोशल बिहेवियर कर रहा है। उसके अलावा आप अपने क्षेत्र के पुलिस थाने को तुरंत सूचित करें, वहाँ पे अपनी सूचना दर्ज कराएं। चूंकि लॉकडाउन है और कई लोगों को पुलिस थाने तक पहुंचने में भी शायद असुविधा रहेगी, तो भारत सरकार की ओर से एक ऑनलाइन कंप्लेंट की सुविधा है, cybercrime.gov.in। साइबर क्राइम, मैं चैट पर भी लिख रहा हूँ, आप अगर उसे लोगों तक भेज सकते हैं। cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in। इस पर भी आप ऑनलाइन अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद अप्रोप्रिएट एजेंसीज इस पर कार्रवाई करते हुए निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगी। एक काम आपको और करना चाहिए कि अपने जो भी नोन लोग हैं उनको ईमेल या व्हाट्सएप या जो भी आपके दूसरे जेन्युइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपसे जुड़े, उनको भी ऐसी फेक हैंडल्स के बारे में आपको अपने स्तर से भी जानकारी दे देनी चाहिए, ताकि लोग इस प्रकार के हैंडल्स के बारे में समझें और उस पे अगर किसी प्रकार की हेट मैसेज दी जा रही है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके खिलाफ ही कोई शिकायत पुलिस में पहुंच जाए, लोग ये समझें कि ब्रिगेडियर साहब ऐसी मैसेज आगे कर रहे हैं। तो बेटर होगा कि आप भी अपनी तरफ से एज ए जिम्मेदार नागरिक के माध्यम से लोगों को भी जहां तक संभव हो आगाह करें कि ये मेरी आईडी हैक है या फ्रॉड आईडी किसी ने मेरे नाम से बनाई है मेरी तस्वीर लगा के, ताकि सभी लोग इस जो फेक का कैंपेन है उसको रोकने में मदद दें और जो फेक भेजने वाले लोग हैं उनको डिफीट करने में मदद मिलेगी। तो ये सारे मेथड हैं, ऑनलाइन भी है, आप पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली और खुद भी थोड़ा बहुत जो आपकी तरफ से जितने जानकार हैं उनको आपकी सूचना देनी चाहिए। नहीं, जैसे पुलिस में अनुज जी, जैसे पुलिस में आप 100 पे फोन कर सकते हैं, 112 पे फोन कर सकते हैं। साइबर क्राइम में ऑनलाइन के बगैर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसमें कि लोग एकदम कांटेक्ट कर सकें? देखिए, साइबर क्राइम का कोई ऐसा नंबर नहीं होता है, लेकिन जो पुलिस के दूसरे नंबर हैं जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है, तो अगर कोई बच्चों का पॉर्न या उस टाइप की कोई चीज है या महिलाओं के लिए अलग से हेल्पलाइन है, तो अगर महिलाओं से संबंधित कोई फेक आईडी है या कोई पॉर्न मटेरियल है तो उस पर भी आप निश्चित रूप से इसकी सूचना दे सकते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन ये cybercrime.gov.in है, उस पे सूचना देने का फायदा ये भी होगा कि आपको स्क्रीनशॉट है या कोई ऐसा फेक हैंडल है तो उसको भी शेयर करेंगे तो शायद वो जल्दी इस पे कार्रवाई कर पाएंगे। अदरवाइज जो क्राइम की स्टैंडर्ड हेल्पलाइन है, इनफैक्ट बहुत सारे ट्विटर हैंडल भी हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, पुलिस के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस के, उसके माध्यम से भी आप सूचना दे सकते हैं। तो सूचना देने के तो बहुत सारे अलग अलग माध्यम उपलब्ध हैं, लेकिन जो आपका एक दायित्व बनता है कि नियरेस्ट पुलिस थाने को या cybercrime.gov.in पोर्टल है उसको एक अधिकृत रूप से, ऑफिशियल रूप से सूचना भी दें और अपना नंबर भी उसमें दें, ताकि वो भी तो ये देखें कि ऐसा नहीं हो कि उनको सूचना फेक रूप से दी जा रही हो। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि पुलिस महकमे को भी लोग हल्के में लेते हुए और बेवजह उनके पास पहले ही वर्कलोड ज्यादा है और कई प्रकार के लोग सूचनाएं देने लगते हैं, तो वो भी तो शायद कहीं ना कहीं आपको कॉल बैक करके ये समझना चाहेंगे कि ये सूचना जेन्युइन है नहीं है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि सूचना ऐसे माध्यम से दी जाए ताकि उसकी जेन्युइननेस चेक करते हुए उस पर आगे कार्रवाई करी जाए। मयंक जी, कुछ पूछना आपको? हाँ, इस बीच में एक दर्शक अदिति वासु राय जी हैं, उनका एक प्रश्न आया है। जैसे अभी आपने भी बताया कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चों को एक्सेस मिल गया है लैपटॉप और मोबाइल फोन का, ऐसे में ऑनलाइन मीटिंग का एक प्लेटफॉर्म जूम ऐप आजकल काफी प्रचलन में है, जिसको लेके पीछे सरकार को भी गाइडलाइन जारी करना पड़ा और कई सारी बातें चल रही हैं विदेशों में कि ये बहुत सुरक्षित नहीं है। तो इस पे अदिति जी जानना चाह रही हैं कि हाउ सेफ इज जूम। देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें जनरल चीज समझनी होगी कि जो भी वीडियो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से कॉन्फ्रेंसेस करी जा रही हैं, वो
हमारे अदरवाइज क्लोज्ड या नॉट यूज पोर्ट्स को डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। तो फंडामेंटली सभी प्लेटफॉर्म जो वीडियो कॉन्वर्सेशन या दूसरे कंप्यूटर्स को एक्सेस अलाउ करते हैं, वो एक डोर ओपन करते हैं जिसको कि स्मार्ट साइबर हैकर्स भी इस्तेमाल करने में सफल हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि जूम ऐप के बारे में कई एडवाइजरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी आई हैं। 2 अप्रैल को सर्टिन ने एडवाइजरी जारी करी थी और इसकी वल्नरेबिलिटी जग जाहिर हैं। तो इन्होंने अपना जो प्लेटफॉर्म बनाया है उसको प्लेटफॉर्म को अच्छा बनाने पे ध्यान दिया है, लोगों को कंज्यूमर फ्रेंडली तो बनाने पे ध्यान दिया है, साइबर सिक्योर करने पर उतना ध्यान नहीं दिया है। तो अभी संवेदनशील मीटिंग्स जूम के माध्यम से करने में मैन इन द मिडिल अटैक का खतरा लगातार बना हुआ है और उसकी जगह कई दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल अभी तक सुरक्षित माना जा रहा है। गूगल है, वेबएक्स है, गोटू वेबिनार है। तो ऐसा है, लेकिन जैसे हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं जो कि एक पब्लिक डिस्कोर्स है, तो ऐसी चीजों को डिस्कस करने में जूम का कोई बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। यहाँ पर अगर कोई साइबर अपराधी एंटर भी करेगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो उसको ब्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर खुली बातचीत हो रही है और कोई निजी या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट के सीक्रेट्स डिस्कस नहीं हो रहे हैं। तो थोड़ा सा जूम को अवॉइड तो करना है, खासतौर पे जहाँ स्कूल की क्लासेस चल रहे हैं या निजी या कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट की सेंसिटिव डिफेंस या दूसरी स्ट्रेटजीज डिस्कस हो रही, वहाँ तो अवॉइड करना ठीक है। जी, एक और प्रश्न मेरे मन में अक्सर आता है और आज आप हैं और इस मंच से मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न बहुतों के मन में आते होंगे। आजकल मतलब डिजिटल फुटप्रिंट्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं। हम कहीं गए तो हमारी लोकेशन ट्रैक होती है। आजकल बहुत सारे लोग स्मार्ट वॉच और उससे सिंक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। हमने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उस ट्रांजैक्शन की डिटेल हमारे मोबाइल में मैसेज के फॉर्म में सेव होती है। ऐसे बहुत सारे मतलब माइक्रो मॉनिटरिंग आजकल मोबाइल के थ्रू शुरू हो गई है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री, क्योंकि हम एप्लीकेशन डाउनलोड करने से पहले यूजुअली क्या करते हैं, अलाउ एंड अलाउ, और उनको उस एप्लीकेशन प्रोवाइडर को हम पूरा एक्सेस दे देते हैं। अब ऐसे में बहुत सारी माइक्रो मॉनिटरिंग आज के टाइम पे शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है कि ये तकनीक का इस स्तर पे विकास होना ये हमारे लिए कितना ठीक है? देखिए मयंक जी, आप तो विवाहित हैं और ये कोई नई तकनीक नहीं है। जब शादी में सात वचन मरवाए जाते हैं तो उस समय आपने उनका मतलब समझा था? नहीं समझा था। उसके बाद आपकी पत्नी आपकी माइक्रो मॉनिटरिंग करती है, आपके परिवार वाले घड़ी घड़ी आपसे पूछते हैं भाई कहाँ हो, भाई क्या कर रहे हो। मुझे लगता है भारतीय लोग तो खास तौर पे इस तरह की चीजों के लिए अभ्यस्त हैं। बट आपका प्रश्न बड़ा सही है, बिल्कुल आपने बात सही कही कि जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें कई तरह की ऐसी परमिशंस वो ऐप हमसे एक्सेप्ट कराते हैं जिसकी उसमें कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम ओला टैक्सी का ऐप देखें तो वो उसमें एसएमएस का एक्सेस आपसे लेते हैं। अब टैक्सी ऐप में एक्चुअली में तो एसएमएस की जरूरत नहीं है, वो हमारा एसएमएस क्यों पढ़ रहा है, जी, उसको हमारे कैमरे की भी जरूरत नहीं है। लेकिन जी, आप अगर देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं कि अगर आप उन्हें अपने एक्सेस ना अलाउ करें तो वो ऐप आपको वो फैसिलिटी यूज करने नहीं देते। या फिर वो 11 पेज का या 21 पेज का या 101 पेज का वो लंबा सा एग्रीमेंट होता है जिसमें वो सारी बातें लिखी होती हैं जिसको शायद बनाने वाले लॉयर को भी ठीक से पता नहीं होगा कि उसने क्या क्या लिख दिया है। ठीक है, आजकल तो लोग एक श्लोक तक नहीं पढ़ते हैं। पहले जमाने में लोगों को रामायण महाभारत याद होती थी, बट अब तो गूगल के जमाने में कुछ लोग तो मैंने देखा है पति पत्नी का नाम भी भूल चुके हैं, वो किसी ना किसी और तरीके से ऐप के माध्यम से संपर्क में है। ऐसी स्थिति में हम लोग चूंकि ऐप्स के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं या डिपेंडेंट हैं, तो बिना सोचे समझे उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें निश्चित रूप से हमारी जो प्राइवेट या निजी जानकारी है उन ऐप्स का ये लगातार वो उसको चुरा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने सर्वर्स में उसको स्टोर कर रहे हैं। और कम से कम 30, 35, 40 ऐसे ऐप्स हैं जिसके बारे में
भारत की सेना ने आधिकारिक रूप से जारी किया है कि वो सभी सैनिक और उनके परिवार वाले उसको इस्तेमाल ना करें। ऐसा आया है देखने में कि कई ऑपरेशंस में जबकि ऑपरेशन चल रहा था, उन ऐप्स के डाउन होने की वजह से सैनिकों की स्थिति शायद दुश्मनों को जानने में मदद हुई है। तो ऐसी परिस्थिति सभी के सामने हो सकती है कि उन ऐप्स के डेटा को गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये विवेक हर व्यक्ति को होना चाहिए कि जब वो ऐप्स को डाउनलोड कर रहा है, उनका इस्तेमाल कर रहा है, खासतौर पे जो ऐप्स गेम्स आपको फ्री गेम्स या इस तरह की चीजें दे रहे हैं, तो आखिर वो फ्री क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं तो उनका कोई फायदा होगा, और वो फायदा यही है कि वो आपकी निजी जानकारी, आपकी एक्टिविटी, आपकी लोकेशन का बराबर ट्रैकिंग करते हैं और फिर वो उसको मार्केट में उस सब जानकारी को मार्केटियर्स को बेचते हैं। अब उसका गलत सही इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जा सकता, तो ये रिस्क है। तो हमें डिस्क्रिशन को, विवेक को इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे ऐप से आपको बचना चाहिए। जी, एक और आखिरी मेरा प्रश्न है। अभी आपने कहा विवेक से अपने फोन को इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी जानकारी सुरक्षित हमें स्वयं रखनी चाहिए, ऐसे ऐप से बचना चाहिए। ऐसे में आप अभी जो भी दर्शक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं या आगे चल के देखेंगे, उनको स्मार्टफोन के यूटिलिटी में क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्मार्टफोन स्मार्ट है, ये आपको समझना चाहिए। लोगों को गलतफहमी ये है कि वो स्मार्ट ज्यादा है, जबकि समझना चाहिए कि फोन भी स्मार्ट है। अब कई बार मैंने देखा कि जब हम घर से चलने लगते हैं तो गूगल हमें ये इन्फॉर्म करता है कि आज आपको ऑफिस पहुंचने में 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हमने तो गूगल को कभी बताया नहीं कि हमारा ऑफिस कहाँ पर है, ना हमने गूगल से ये पूछा है कि हम ऑफिस जा रहे हैं तो आप बताओ। तो फिर कैसे? तो गूगल आपकी डेली एक्टिविटी को ट्रैक करता है, और जिन जगहों पर आप दिन में लगातार जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो अपने रिकॉर्ड में उसको एज ए ऑफिस मार्क कर लेता है। तो अगर रात में आप जहां रातें ज्यादा गुजारते हैं, वो उसको आपका घर मार्क कर लेता है। तो जो लोग अपने घर में ना रह के किसी दूसरे के घर में ज्यादा रातें गुजारते हैं, वो उसको उसका घर मान लेता है, और ऐसी जानकारी स्क्रीन पर समय समय पर आपको देता रहता है। तो आपको ये समझना चाहिए कि जो स्मार्टफोन है, एक्चुअली वो स्मार्ट इसलिए है कि उसमें स्मार्ट एप्स हैं। अब वो स्मार्ट एप्स जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, और उन्होंने अपने विवेक के क्राइटेरिया बना रखे हैं जो कि बड़े मैकेनिकल हैं। जो असल में, अब अगर एक फौजी की बात करें तो वो फौजी तो साल में 11 महीने जंगलों में बॉर्डर पे रहता है, तो वो उसका घर थोड़े है। वो तो बेचारा सिर्फ 1 महीने ही घर पर रहता है, लेकिन गूगल शायद वो जो बॉर्डर है कहीं जम्मू कश्मीर का, वो उसका घर की तरह मार्क करेगा, और जब वो घर पर होगा तो उसको कहेगा कि आप घर क्यों नहीं जा रहे। तो इसलिए ये जो एप्स हैं, हालांकि वो काफी हद तक एक्यूरेट बनाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन कई बार वो गलत जानकारी भी देते हैं, और उससे घरों में झगड़े भी हो सकते हैं। और आपकी ऑब्वियसली वो जो जानकारी है, मैं जैसा कि मैंने पहले भी बताया, खासतौर पे आपकी लोकेशनल जानकारी, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आपकी हैबिट्स, आपकी परचेजिंग हैबिट्स, आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपकी ड्रिंकिंग हैबिट्स, इन सबको भी वो कैप्चर कर सकता है, आपकी बातें सुन सकता है। तो इसलिए जब आप बाथरूम में होते हैं या बेडरूम में होते हैं, तो अगर वो स्मार्टफोन आपके पास है और उसमें ऐसे ऐप्स एक्टिव हैं जो स्क्रीन के शांत होने के बावजूद भी आपको कैप्चर कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। मतलब समय समय पर ऐसी सूचनाएं अखबारों में भी आती रहती हैं, बट ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे फेसबुक है। अभी फेसबुक का लेटेस्ट फीचर है जो कि ऐप ना एक्टिव होने के बावजूद भी आपके फोन से आपकी एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है। तो ये अगेन आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने हद तक अपनी जानकारी को पब्लिक करना चाहते हैं या दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। अगर आप अपने इंटीमेट या प्राइवेट मोमेंट्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो फोन को ऐसे समझ लीजिए कि वो एक जिंदा व्यक्ति है, और अगर आप अपने प्राइवेट मोमेंट्स को प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो इस फोन नुमा जिंदा व्यक्ति को अपने से थोड़ा दूर रखिए।
इसको मित्र या दुश्मन जो भी आप समझना चाहते हैं, सौत समझना चाहते हैं, वो समझ के इसको हैंडल करिए तो शायद आपकी जिंदगी थोड़ी बेटर रहेगी। जी जी ब्रिगेडियर साहब। और कोई सवाल? नहीं जी। अभी टाइम भी हो रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा आपसे कि अभी जैसे आपने बोला कि बच्चों को काफी एक्सेस हो रहा है, आज उनको ऑनलाइन भी आजकल स्कूल उनको पढ़ा रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चों के ऊपर वो ख्याल रख सकें? देखिए, मेरा तो मानना इसको पॉजिटिव साइड में ही है कि आपको अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए और यही तरीका है कि आप उनके विवेक को जागृत करें, क्योंकि पूरी तरह से किसी भी चीज पर, नई तकनीकी पर रोक लगाना संभव नहीं है। तो आप इन खतरों से उनको बैठकर आगाह कराएं और उनको अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों दोनों से परिचित कराएं और शायद कहीं ना कहीं आप उनको ये बताएं कि एक अच्छा भविष्य जो कि रियल वर्ल्ड है, उनको वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकलने की सलाह दें। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि एक अच्छा एंटी मैलवेयर सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में, अपने फोन में डालें और समय समय पर उन एप्स के बारे में अपने फोन पर जरूर ध्यान दें जो बच्चों को गलत तरह की सलाह, गलत तरह के गेम्स खिला रहे हैं। जैसे पहले एक ब्लू वेल्स नाम का एक सॉफ्टवेयर आया था, एक गेम आया था जिसने कई बच्चों की सुसाइड करने में इनको प्रेरित किया था। तो ऐसे जो गेम्स अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो ये बिल्कुल अभिभावकों की, गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को फोन या कंप्यूटर देके निश्चिंत ना होवे और उनसे सहयोगी बनकर ऐसे सभी गेम्स को, ऐसे सभी एप्स को हटाएं। बच्चों को बताएं कि ये तरीका नहीं है। एक बहुत अच्छा भविष्य, एक बहुत पॉजिटिव दुनिया बाहर है जिसका कि वो आनंद लें। तो मुझे लगता है एक जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है उससे ही इस प्रकार के खतरों से बच्चों को बचाया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ उनको मना करने से, रोकने से या एक हार्श सर्विलेंस करने से काम नहीं जी अनुज जी, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट थी, एक सजेशन था। क्या आप, जैसे आजकल इतना कुछ हो रहा है और बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, तो इसमें क्या आप 10 न्यूज के व्यूअर्स के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स कुछ एक छोटा सा संक्षेप में डाल सकते हैं? मैं इतनी देर से लगातार एटिकेट्स और डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। आप, you being an army man, no one understands better than these two words. Now, if you are not disciplined, if you are not following basic etiquettes, you are bound to fail. Be it a war situation or be it a civilian situation. अगर सड़क पे मैं डिसिप्लिन से गाड़ी नहीं चलाऊंगा तो सामने वाला कितना भी अच्छा ड्राइवर हो, कहीं ना कहीं मेरी गलती से हम दोनों को एक्सीडेंट होगा, दोनों को चोट लगेगी। इसी प्रकार से साइबर वर्ल्ड को आप बिल्कुल ऐसे समझें जैसे खुले हाईवे पर आप गाड़ी चला रहे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर, NH24 पर। और सिर्फ आप ही नहीं है, तमाम और लोग हैं जो तरह तरह की गाड़ियां चला रहे हैं। कोई ट्रक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई स्कूटर चला रहा है और बीच बीच में हमारे देश में जैसे कि परंपरा है, खुले जानवर भी आते रहते हैं हाईवे पर भी। तो हम किसी भी समय अपनी सावधानी को कम नहीं कर सकते। हम अगर अच्छे ड्राइवर हैं तो दूसरे रिस्की हो सकते हैं और अगर हम लापरवाह हैं तो दूसरे अच्छे ड्राइवर हैं। एनिमल्स भी आ सकते हैं, कोई कार का टायर भी खराब हो सकता है। तो इसी तरह इंटरनेट एक हाईवे है जिस पर हम सब, तमाम लाखों करोड़ों लोग दौड़े चले जा रहे हैं। सबकी अपने अपने मंजिलें, अपनी अपनी इच्छा है। जो एटिकेट्स, जो डिसिप्लिन हमने आज इस पूरे व्याख्यान में, इस पूरे डिस्कशन में आपके सामने रखा है, वो बहुत ही बेसिक स्तर का है। अगर आप ये ना समझें कि हमने कोई बहुत हाई लेवल पे उसको ले गए हैं, टेक्निकल तो बिल्कुल बात नहीं की है, लेकिन अगर हम इन बेसिक एटिकेट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से कभी कभी हमें सुन के बड़ा धक्का लगता है कि किसी नियर एंड डियर की चोट लग गई या डेथ हो गई हाईवे पर, तो उसी तरह का धक्का हमें इंटरनेट पर भी, हमें अपने लिए और हमारे बच्चों के लिए हो सकता है। मैं तो बस यही कह सकता हूँ और सभी के लिए शुभकामना कर सकता हूँ कि इंटरनेट का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, आपको जानकारी बढ़े और यहाँ से आपको हर समय फायदा हो। मयंक जी, कोई और सवाल आपका?
नहीं, अब समय भी हो गया है, क्योंकि स्टूडियो भी 9 बजे से दोबारा ऑक्युपाइड है। हाँ जी, जी, मैं चाहूंगा कि हमें खेद है कि हम राजीव नारायण मिश्रा जी को नहीं सुन सके, जिसके लिए ये प्रोग्राम आज रखा था। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज मैं अनुज अग्रवाल जी से तो व्हाट्सएप पे काफी इंटरेक्शन होता रहता है, लेकिन आज पहली बार हम एक दूसरे को मिले हैं, बहुत अच्छा लगा। मयंक, प्रोफेसर मयंक पांडे जी, आपसे भी मिलके बहुत अच्छा लगा। और ये बातें जो अनुज अग्रवाल जी ने आप जी आज कही, बड़ी बेसिक है, बड़ी इंफॉर्मेटिव है, बड़ी एजुकेटिव है। और हम सब लोग जो व्यूअर्स अभी देख रहे हो या जो बाद में ये रिकॉर्डेड स्ट्रीम देखें इस वीडियो को, तो इससे काफी कुछ फायदा हो सकता है। आजकल के युग में जब डिजिटलाइजेशन काफी हो रहा है, इंटरनेट का काफी ऑनलाइन काम काफी हो रहा है, जैसे हमारी कंट्री में इसके काफी इस पर जोर दिया जा रहा है, तो लॉकडाउन में या इवन लॉकडाउन के बाद में हमें इसकी बहुत सावधानी रखनी होगी। मैं गृहजन मलिक जी का, सुनीता मलिक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्हें हम सबको यहाँ मौका दिया कि हम आपस में ये बात कर सकें। और मुझे बहुत यकीन है कि जिन लोगों ने भी ये बात सुनी हो, उनको साइबर क्राइम के बारे में उसको रोकने के लिए अपने अकाउंट को, अपनी प्राइवेसी को, अपने डाटा को बचाने के लिए काफी कुछ फायदा होगा। और मैं चाहता हूं कि ऐसे कुछ प्रोग्राम 10 न्यूज बार बार पीरियड रखें, ताकि इसमें हम सबका काफी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार।